जय हिंद सर पीएस। जय हिंद क्लास 11th। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। मैं धर्मेंद्र सिंह, आपका विषयाध्यापक। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पथिक पथिक पाठ जिसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, पढ़ने का प्रयास करेंगे। पाठ पढ़ने से पहले हमें राम नरेश त्रिपाठी के संक्षिप्त जीवन को जानने बहुत आवश्यक है। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1881 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक स्थान पर हुआ था। ये छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बंगला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम दोनों मौजूद हैं, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया है। कविता कौमुदी, जो कि इनकी रचना है, 8 भागों में है, में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। इसी के एक खंड में ग्राम्य गीत संकलित है, जिसे लगभग 20,000 किलोमीटर पैदल चलकर यात्रा करके गांव-गांव घूमकर उन्होंने एकत्रित किया है। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में उनका यह पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाबद्ध कहानियां, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं पथिक, मिलन, स्वप्न, कविता संग्रह मानसी, संपादन कविता कौमुदी, ग्राम गीत। गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता की आलोचना भी इन्होंने की है। इनकी मृत्यु सन 1962 ईस्वी में हो गई। आपके पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत जो अंश है, पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया में दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। पथिक आपकी जो रचना है,
प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। प्रतिक्षण का अर्थ होता है हर समय। नूतन मतलब नया या नवीन, वेश मतलब रूप, रंग बिरंगा मतलब भिन्न भिन्न वर्णों के, भिन्न भिन्न रंगों के, रंगीन। निराला माने अनोखा, रवि माने सूर्य, सम्मुख मतलब सामने, थिरकना मतलब नाचना, नभ मतलब आकाश, वारिद माला मतलब गिरती हुई वर्षा की लड़ियां। नील मतलब होता नीला, मनोहर मतलब सुंदर, गगन माने आकाश, घन मतलब बादल, विचरू मतलब विचरण करूं, कहने का अर्थ है कि इस कविता में पथिक दुनिया के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर प्रकृति के संरक्षण में ही उसी के सानिध्य में रहने का प्रयास करना चाहता है। इन 4 लाइनों में कवि कह रहा है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, हर क्षण नए रूप बनाकर निराले रंगों में रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। आकाश में वर्षा की बूंदें रवि के सामने, सूर्य के सामने नाच रही हैं। अर्थात आकाश में सूर्य के समक्ष वर्षा की बूंदें हर क्षण नए रूप बनाकर निराले रंग में नाचती हुई प्रतीत हो रही हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। नीचे क्या है? नीला समंदर है, और ऊपर नीला गगन। दोनों क्या है? मन को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं। कवि कहता है घन पर बैठ बीच में विचरूं। घन मतलब होता है बादल। पथिक का मन चाहता है कि वह इन बादलों पर, इन मेघों पर बैठकर समंदर और आकाश दोनों के बीच में विचरण करे। घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। कवि के कवि मन की कल्पना यह है कि वह समुद्र और आकाश दोनों के बीच में जो बादल छाए हुए हैं, उन बादलों पर बैठकर दोनों के बीच में विचरण करना चाहता है। अगला है रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। रत्नाकर का अर्थ होता है समुद्र। मलयानिल मतलब होता है
मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाएं। हौसला मतलब उत्साह, हरदम मतलब सदा, प्रिय मतलब प्रिय, विस्तृत माने फैली हुई, महिमामय माने महान, रत्नाकर मतलब समुंदर। कवि कहना चाहता है कि सामने समुद्र गर्जना कर रहा है और मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाएं भी बह रही हैं। वह अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहता है कि इन दृश्यों को देखकर मेरे मन में एक उत्साह भरा रहता है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। एक उत्साह सदैव इन दृश्यों को देखकर मेरे मन में भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कवि कहता है कि मैं चाहता हूं कि लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के, मन भर के मैं इन लहरों पर बैठ के फिरता रहूं, घूमता रहूं। कहां? इस विशाल विस्तृत महिमामय, विशाल विस्तृत महिमामयी जहां तक समुंदर है उसके एक एक कोने में, उसके घर के एक एक कोने को देखूं, सुनूं, जानूं। इन लहरों पर बैठ के मैं इस समंदर के एक एक कोने को देख लूं, जान लूं, सुन लूं। प्रकृति का मनोहारी चित्रण, नृत्य करने में मानवीय कला अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की छटा सर्वत्र दर्शनीय। संस्कृत ने शब्दावली युक्त खड़ी बोली, कोने कोने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रथम प्रश्न आपका, कवि किस दृश्य पर मुग्ध है? कवि किस दृश्य पर मुग्ध है? द्वितीय प्रश्न, बादलों को देखकर कवि का मन क्या करता है? बादलों को देखकर कवि का मन क्या करता है? प्रश्न संख्या 3, समुद्र के बारे में कवि क्या कहता है? समुद्र के बारे में कवि क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4, कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। पुनः सुन ले, कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के, पंक्ति का आशय बताएं। इन चारों प्रश्नों को आप कीजिएगा। अगर आपको कहीं पे कोई समस्या आती है, किसी प्रकार की दिक्कत आती है, प्रश्न का समुचित उत्तर आप नहीं अपने दे पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, तो सायंकाल आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।